तो आज का हमारा टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इंसान में गैसेस के तबादले के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम मौजूद है जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है, उसके बाद नेज़ल कैविटी, और नेज़ल कैविटी जो है उसके आगे मखसूस किस्म की दो पाइप्स जा रहे हैं। एक एसोफेगस है जो स्टमक में जाएगी, ये 25 सेंटीमीटर लंबी नाली होती है, जबकि दूसरी जो है वो ट्रैकिया। ट्रैकिया ये सांस की नाली है जिसको हम वेंट पाइप भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको कि ये नेज़ल कैविटी जो है इसके रास्ते जब हवा अंदर दाखिल होती है, बाहर की हवा मखसूस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हमारे नोज़ में दाखिल होती है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या इर्तिकाज़ का जो फ़र्क है, इसको कायम करने के लिए हमारे लंग्स के नीचे यानी हमारी थोरैसिक कैविटी के नीचे एक मखसूस स्ट्रक्चर है जिसको डायाफ्राम कहा जाता है। इस डायाफ्राम की रिथमिक मूवमेंट्स की वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल एयर है वो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में दाखिल होती है, उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स के रास्ते नेज़ल कैविटी में जाती है। नेज़ल कैविटी के अगर फंक्शंस पर नज़र डाली जाए तो नेज़ल कैविटी के दो मेजर फंक्शंस हैं। एक तो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर मखसूस फाइन हेयर्स होते हैं। ये फाइन हेयर्स बाहर से आने वाली जो हवा है उसको काफ़ी हद तक फिल्टर कर देते हैं। माहौल से आने वाली जो हवा है वो खातिर खास साफ़ नहीं होती, तो उसको साफ़ करने के लिए उसके अंदर जो स्मोक पार्टिकल्स हैं या फिर जो है गर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे जो नोज़ में मौजूद फाइन हेयर्स होते हैं उसके साथ चिपक जाते हैं। बाहर की हवा फिल्टर होने के बाद काफ़ी हद तक साफ़ हो जाती है। उसके बाद मखसूस एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर म्यूकस की शक्ल में नेज़ल कैविटी के एंड पर यहाँ पर मौजूद होती है, ये म्यूकस की शक्ल में ये हवा के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है। बाहर से आने वाली जो हवा है वो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स की हवा होती है। जैसे हम देखते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं। मौसम गर्मा के अंदर टेम्परेचर जो है वो 45 या 46, 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, और मौसम सरमा के अंदर यानी विंटर सीजन में जो टेम्परेचर है वो 16, 15 या फिर 17 के राउंड अबाउट जो है हो जाता है। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर ये टेम्परेचर नुक्ता इंजमास से भी गिर जाता है। तो हमें अपनी बॉडी में होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मौजूद म्यूकस जो है, जो नेज़ल कैविटी के आखिरी हिस्सा में मौजूद होता है, ये हमारे बाहर से आने वाली हवा के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। कहाँ तक करेगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड का, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बाहर से गर्म हवा आई है तो वो भी 37 पर तब्दील की जाएगी, और बाहर से अगर ठंडी हवा आई है तो वो भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब्दील की जाएगी। उसके बाद जो है हवा जो है वेंट पाइप के दाखिल होने से पहले एक मखसूस सुराख इसके अंदर एक मखसूस स्ट्रक्चर है जो एसोफेगस को काफ़ी हद तक ढांपे हुए रखता है। एसोफेगस खुराक की नाली है। जब सांस की नाली हर वक्त खुली रहती है, जबकि एसोफेगस जो है ये खुराक की नाली को काफ़ी हद तक जो है वो ढांपे हुए रखती है। लेकिन जब हम खुराक खाते हैं उस वक्त यहाँ पर ये मौजूद स्ट्रक्चर जिसको एपिग्लॉटस कहते हैं, एपिग्लॉटस जो है ये सांस की नाली को बंद कर देता है और खुराक की नाली को खोल देता है। कब खोलेगा? जब हम खुराक नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए खुराक जो है वो खुराक की नाली के अंदर जो है वो चली जाती है, सांस की नाली में नहीं जाती। लेकिन आमतौर पर सांस की नाली जो है वो फेरिंग्स और एक मुश्तरका सुराख है। फेरिंग्स के रास्ते यहाँ पर आगे लेरिंग्स मौजूद होता है, जिसके ज़रिए से सांस जो है इस तरह से हमारे ट्रैकिया में दाखिल होती है। फेरिंग्स में मखसूस वोकल कार्ड्स मौजूद होते हैं। जब बाहर की हवा इन वोकल कार्ड्स पर पड़ती है तो वो वाइब्रेट करते हैं।
वोकल कार्ड्स ये मखसूस स्ट्रक्चर्स हैं जो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। इनके ऊपर जब एयर पड़ती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। इनके वाइब्रेट करने की वजह से हमें बोलने का एहसास होता है, जिस वजह से इस लिरिक्स को जहाँ पर जो है ये वोकल कार्ड्स मौजूद हैं उसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहा जाता है, जिससे आवाज़ पैदा होती है। ट्रैकिया जो है ये 12 सेंटीमीटर लंबी नाली है। इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड सी की मानिंद कार्टिलेज के टुकड़े होते हैं, वो सी की मानिंद होते हैं, यानी उसमें जो ये स्ट्रक्चर है ओ की मानिंद नहीं है बल्कि सी की मानिंद है, ताकि खुराक निकलते वक्त इनके अंदर किसी किस्म का प्रेशर ना पड़े। सांस की ये नाली 12 सेंटीमीटर के बाद जो है मखसूस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और इसमें से हर हिस्से को ब्रोंकस कहते हैं। दोनों को मजबूत तौर पर ब्रोंकाई और एक को ब्रोंकस कहा जाता है। ये जैसे ही ये ट्रैकिया हमारी थोरेसिक कैविटी में दाखिल होता है वहाँ पर जाकर ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है। हर हिस्सा ब्रोंकस और दोनों को मजमूई तौर पर ब्रोंकाई कहा जाता है। इन ब्रोंकस के अंदर भी ये अंग्रेजी हरफ सी की मानिंद ये कार्टिलेज के टुकड़े मौजूद होते हैं। और यहाँ ये दोनों तरफ के जो ब्रोंकाई है ये अपने अपने लंग्स में खुलते हैं। यहाँ पर लंग्स की स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होती है। ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स में जैसे ही ये ब्रोंकाई दाखिल होती हैं तो मजीद डिवाइड होती है। डिवाइड होने से ये आगे ब्रोंक्यूल्स में तब्दील होती है। इनमें भी अंग्रेजी हरफ सी की मानिंद ये कार्टिलेज के टुकड़े मौजूद होते हैं। और इनका फायदा क्या होता है कि ये नालियों को बंद नहीं होने देते। ये कार्टिलेज के टुकड़े जो हार्ट कनेक्टिव टिश्यूज के बने हुए होते हैं, ये ट्रैकिया से लेकर सांस की नाली को बंद होने से बचाते हैं। नेक्स्ट जो है यही वाले हिस्से जो ब्रोंक्यूल्स थे, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद एल्वियोलर डक्ट्स बनती हैं, यानी ये मज़ीद आगे डिवाइड हुए और डिवाइड होने से मज़ीद बारीक नालियाँ जो है ना बनी, जो एल्वियोलर डक्ट्स कहलाती हैं। दोनों लंग्स में इसी तरह से ये ब्रोंक्यूल जो है फर्दर डिवाइड होने के बाद एल्वियोलर डक्ट्स में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर आगे यही जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे फर्दर डिवाइड होकर जब एल्वियोलर डक्ट्स बनती हैं तो ये एक मखसूस सैक्स में खुलती हैं जिनको एयर सैक्स कहा जाता है। एयर सैक्स हवा की थैलियां, इनका दूसरा नाम क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के ऊपर कैपिलरीज का गुच्छा होता है। तमाम एल्वियोलाई जो हैं उनके ऊपर जो है कैपिलरीज मौजूद होती हैं जहाँ पर गैसोस एक्सचेंज अक्कर होता है। याद रखें, इंसान में जो गैसोस एक्सचेंज है वो कौन सी स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है? एल्वियोलाई के अंदर। गैसोस एक्सचेंज ऑलवेज अकर इन ह्यूमन इन एल्वियोलाई व्हिच इज आल्सो नोन एज एयर सैक्स। अब ये एयर सैक्स के अंदर यहाँ पर गैसोस एक्सचेंज किस तरह से होता है कि इनके ऊपर अगर हम इसको एक साइड पर ये स्ट्रक्चर्स निकाल ली जाएं तो इसके ऊपर ये कैपिलरीज के जो हैं ये गुच्छे मौजूद हैं। कैपिलरीज के अंदर क्या होता है? ब्लड।
हमारा ब्लड जो है काफ़ी हद तक डीऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है जब ये हार्ट्स की तरफ भेजा जाता है। इसने ऑक्सीजन वसूल करनी होती है कहाँ से? एयर सैक से। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है कि बाहर की जो हवा ये नेजल कैविटी के थ्रू जो है हमारे ये ट्रैकिया से होती हुई आगे इस तरह से डिवाइड होती हुई जब लंग्स में पहुंचती है तो इसकी आखिरी स्टेज जो है एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई में अगर हम देखें तो हमारे पास जो एयर मिक्सचर आता है उसमें क्या कुछ मौजूद है? उसमें ऑक्सीजन 21% है और इसी तरह से CO2 0.03% है और इसी तरह नाइट्रोजन जो है वो 79% जो है मौजूद है। यानी 3 इसमें मेजर गैसेस हैं जो हवा के मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं। उसमें ऑक्सीजन फ़ज़ा के अंदर 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और नाइट्रोजन गैस जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होती है मिक्सचर का वो 79% है। बाहर से दाखिल होने वाली जो हवा है इसके अंदर ये सारे का सारा मिक्सचर जो है वो हमारे नोज के थ्रू ट्रैकिया के रास्ते हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है। वहाँ पर जाकर इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन गैस कंज्यूम की जाती है, यानी ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड के साथ मिलाकर उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर लिया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको हार्ट को वापस डिलीवर कर दिया जाता है। जबकि जो एक्सपायर्ड एयर है वो सांस जो अब हमने बाहर निकालनी होती है उसमें जो बाहर जाने वाली हवा है जिसको हम एक्सपायर्ड एयर कहेंगे उसके अंदर जो परसेंटेज है इसकी कि जो ऑक्सीजन है बाहर जाने वाली हवा में कितनी है? 16%। जो अंदर आने वाली हवा थी उसमें कितनी थी? 21%। और जो एक्सपायर्ड एयर है जो हमने सांस बाहर निकाली है उसके अंदर कितनी है? 16%। इट मीन्स उसमें से 5% ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में कंज्यूम कर ली गई है, बाकी 16% जो है उसको बाहर निकाल दिया गया है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अगर देखा जाए तो ये बाहर से 0.03% जो है हमारी बॉडी में इंटर हुई, एल्वियोलाई के अंदर जाकर हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से निकलकर एल्वियोलाई में दाखिल होती है और एल्वियोलाई में इस वापसी रास्ता के जरिए से इसको सांस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलने वाली जो हवा है जिसमें एक्सपायर्ड है जिसको कहते हैं उसके अंदर 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे अंदर बनेगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती रहे जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह से जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है सांस के रास्ते से। जबकि जो नाइट्रोजन है इसका हमारे जिस्म के अंदर कोई कंजम्पशन नहीं है। ये ऐसी की ऐसे ही यानी 79% इंस्पायर्ड एयर में थी और एक्सपायर्ड एयर में भी ये कितनी थी? 79%। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हमारी बॉडी के अंदर कोई कंजम्पशन नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, ये वैसे की वैसे बाहर निकाल दी जाती है। यूं जो एक सांस है उसके मुकम्मल होने में हमारे अंदर जो गैसों से एक्सचेंज होता है उसका मेनली जो पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर वो लंग्स में एक मखसूस सैक है जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई, जहाँ पर टोटली गैसों से एक्सचेंज जो है वो अक्सर हो जाता है। उसके बाद एक्सपायर्ड एयर के जरिए से जो है बाकी हवा जो उसको बाहर निकाल देते हैं। लंग्स की स्ट्रक्चर भी हमने समझ ली। इसके नीचे मैंने यहाँ पर बताया था कि लंग्स में यहाँ नीचे की जानिब एक मस्कुलर कंटेन है, यानी एक पतला सा पर्दा है जिसकी मूवमेंट के जरिए से ये हवा अंदर आती है और इसी की मूवमेंट के जरिए से ये हवा जो है वो बाहर चलती है। ये जब डायाफ्राम नीचे की जानिब होता है तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ के मुताबिक क्या था? वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जिसकी वजह से बाहर की जो हवा है वो फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है। और जब ये डायाफ्राम ऊपर की जानिब हो जाता है इस तरह से इसकी रिथमिक मूवमेंट जो है इसको ऊपर कर देती है, तो ऊपर करने की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो अंदर की हवा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, यानी हवा का बाहर निकालना एक्सपिरेशन कहलाएगा और हवा का अंदर ले जाना इंस्पिरेशन कहलाएगा।
इसके बारे में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे। आज जो है हमारा गैसोस एक्सचेंज ह्यूमन जो एल्क्यूलाई के अंदर अक्कर हुआ था, इसके प्रोसेस को हमने तफसील से पढ़ा। इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर की जो कंपोजिशन है उसके बारे में हमने स्टडी की कि कौन सी गैस हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम होती है और कौन सी गैस जो है उसको हम बाहर भेज देते हैं, यानी बगैर इस्तेमाल शुदा जो वापस चली जाती है।